तो इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है, जिनकी मृत्यु हो गई, जिनके दो दो जगह नाम है वोटर सूची में, या ऐसे लोग जो बाहर चले गए हैं, उनके नामों को चिन्हित करके उनको हटाएगा, यही वो प्रक्रिया है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है इसमें ये तय करके कि भाई जितने राजद के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई या जो बाहर माइग्रेट करके उनको आइडेंटिफाई करें, उन्हीं को हम हटाएंगे, ऐसा तो कोई सोच भी अगर सोचता है तो वो एकदम गलत काम कर रहा है। मुझे उनकी बेचैनी की वजह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मुझे जो समझ में आ रहा है यह कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। अगर कोई पार्टी ये कहे कि भाई हम मतलब आप किसी के कनपट्टी पे बंदूक डाल के बोले कि तुम उसको हटाओ नहीं तो हम मार देंगे गोली, ये उस तरह की बात है कि आप नहीं एसआईआर को वापस करोगे तो हम चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे तो लगता है कि राजद ने पहले ही अपना हार स्वीकार कर लिया। अगर वो कह रहे हैं कि हम चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं देंगे तो ये उनकी बेचैनी दिखाती है। जनता में वो अपनी पहचान, अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, ये स्पष्ट है उनके बातों से भी। और जितने भी आपको सर्वेज आ रहे हैं उनकी एक इनिशियल उनको पुश मिला था, लेकिन वो धीरे धीरे उनका ग्राफ गिर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन लगातार लेकिन वो जो कई सारे उस समय अपहरण बहुत होते थे उद्योगपतियों के, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, वो अब आप भी मानेंगे कि ये सब अब नहीं हो रहा है। घटनाएं हो रही हैं लेकिन हम लगातार लगे हुए हैं कि कैसे इनको नियंत्रित करें, और अगर जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम कैसे धीरे धीरे उनको कंट्रोल में लाएं, नियंत्रित करें, ये लगातार प्रयास। तो जनता का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। नमस्कार मित्रों, द पॉलिटिकल पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, भाजपा के कद्दावर नेता देवेश कुमार जी। देवेश जी, स्वागत करते हैं हम आपका अपने स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। डिस्कशन में मैं देख रहा हूं कि बड़ा हंगामेदार हो रहा है ये सत्र। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव का एक तरीके से बहिष्कार ही करेंगे, हालांकि दूसरी पार्टियां उनका समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। और तो क्या लग रहा है कि राजद आर पार की लड़ाई कर है एसआईआर के मुद्दे पर? देखिए, मुझे तो लगता है कि राजद ने पहले ही अपना हार स्वीकार कर लिया। अगर वो कह रहे हैं कि हम चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं देंगे तो ये उनकी बेचैनी दिखाती है। जनता में वो अपनी पहचान, अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, ये स्पष्ट है उनके बातों से भी। और जितने भी आपको सर्वेज आ रहे हैं उनकी एक इनिशियल उनको पुश मिला था, लेकिन वो धीरे धीरे उनका ग्राफ गिर रहा है। और हमारे यहाँ दूसरा पक्ष ये है कि हमारे हमारा गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। आप खुद सोचिए कि 2005 से पहले सड़कों की क्या हालत थी, बिजली की क्या हालत थी, कानून व्यवस्था की क्या हालत थी, अपहरण कितने हो रहे थे। आप सभी मानकों पे पाएंगे कि बिहार में काफी सुधार हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार एक विकसित राज्य बन गया है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार विकासशील है और तीव्र गति से इसमें विकास हो रहा है। और ये दिख रहा है, लोग अपने जो हैं, आप किसी से भी बात करते हैं, आप तो फील्ड रिपोर्टर हैं, आप जाते होंगे गाँव में, बात करते होंगे, लोग संतुष्ट हैं। कुछ बातों में कुछ नाराजगी हो सकती है, स्थानीय कारण हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप होलिस्टिक अगर पिक्चर लेंगे तो लोग मोर और लेस दे आर हैप्पी, सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट, विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट। मुझे उनकी बेचैनी की वजह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मुझे जो समझ में आ रहा है यह कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। अगर कोई पार्टी ये कहे कि भाई हम मतलब आप किसी के कनपट्टी पे बंदूक डाल के बोले कि तुम उसको हटाओ नहीं तो हम मार देंगे गोली, ये उस तरह की बात है कि आप नहीं एसआईआर को वापस करोगे तो हम चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ये गलत है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और ये गलत संकेत देते हैं।
ये फियर आप जो बता रहे हैं, इसका रूट कॉज क्या है? क्या ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके सीमांचल से, जैसी रिपोर्ट आई, किशनगंज का ही हवाला दिया जाता है कि वहाँ पर आधार कार्ड जो है पॉपुलेशन से ज़्यादा तादाद में है, यही बात कही जाती है। पूर्णिया के बारे में, आपको कटिहार के बारे में, अररिया के बारे में, यानी कि इस पूरे इलाके में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ज़बरदस्त हुआ है। तो अब इलेक्शन कमीशन अगर ये जिम्मेदारी उठाता है कि ऐसे लोग जो बाहर गए, रोहिंग्या का जिक्र हमने सुना, नेपालियों का जिक्र हमने सुना, बांग्लादेशियों का जिक्र सुना, तो आधार कार्ड तो कोई पैसे देकर के आराम से ले लेता है। ये चिन्हित होकर के जो धीरे धीरे मतलब कहते हैं उस सिस्टम से बाहर फेंके जाएंगे, तो ये डर सता रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि एसआईआर क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हुए हैं। अंतिम बार जो हुआ था बिहार में वो 2003 में हुआ था, और उस समय केंद्र में अटल जी की सरकार थी, लेकिन बिहार में राबड़ी देवी जी की सरकार थी, यानी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। उस समय हुआ, उस समय किसी विपक्षी दल ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये हमारे जो लोकतंत्र का एक हिस्सा, अहम हिस्सा है। जो संविधान है भारत का, वो ये कहता है कि जो भारत में जो वोट डाल सकते हैं उनको भारत का सिटीजन होना, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और भारत के नागरिक को कोई भी हो, अगर वो नागरिक है तो वो वोट दे सकता है, ये है। और इसमें देखिए, नागरिकता आधार कार्ड या इलेक्शन कमीशन ने तो वो तय नहीं करती है, नागरिकता तय करता है गृह मंत्रालय, भारत का जो गृह मंत्रालय वो तय करता है। पहले तो ये समझ लेना चाहिए। और कोई भी अगर सिटीजन है, हम प्रूफ दे रहे हैं, तो हमको कोई भी ताकत हमारे नाम को मत सूची से नहीं हटवा सकती है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन आप जानते हैं कि समय समय पे कोई भी राज्य है उसमें कई सारे बदलाव होते हैं, लोगों की मृत्यु होती है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे राज्यों में। अगर मान लीजिए मैं बिहार में नौकरी कर रहा हूं, मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली, तो मैं चला गया, तो मेरा वोट यहाँ पे क्यों रहे। कई लोग हैं जिनका 2-2 जगह, 3-3 जगह नाम है। तो इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है, जिनकी मृत्यु हो गई, जिनके 2-2 जगह नाम है वोटर सूची में, या ऐसे लोग जो बाहर चले गए हैं, उनके नामों को चिन्हित करके उनको हटाएगा, यही वो प्रक्रिया है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है इसमें ये तय करके कि भाई जितेंद्र आजाद के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, या जो बाहर माइग्रेट करके उनको आइडेंटिफाई करें, उन्हीं को हम हटाएंगे, ऐसा तो कोई सोच भी अगर सोचता है तो वो एकदम गलत काम कर रहा है। ये तो सोच भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कई इलाकों में डेमोग्राफी में बदलाव हुआ, ये भी हम जानते हैं। आप देखिए कि जो आधार कार्ड को इंक्लूड करने के डॉक्यूमेंट, जो ऐसे 11 डॉक्यूमेंट हैं जिसके आधार पे हम सिटीजनशिप अपनी प्रूव करते हैं, उसमें आधार को भी जोड़ा जाए, तो आधार का हालत ये है कि किशनगंज में 105% लोगों के पास आधार कार्ड है। ये कैसे हो सकता है संभव? 100% हो सकता है, उससे एक भी अगर जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया में गलती है। अररिया में, बगल के जिले में 103% लोगों के पास आधार कार्ड है, ये कैसे हो सकता है? और जब से एसआईआर शुरू हुआ, जो 25 जून को ये शुरू हुआ, उसके बाद किशनगंज में होड़ लग गई लोगों में कि हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएं, और 2.27, ये कुछ दिनों पहले तक के आंकड़े हैं, 2.27 लाख पीपल हैड अप्लाइड फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ऑल ऑफ अ सडन। तो ये क्यों हो रहा है भाई? आप अगर नागरिक है, आपके पास तो प्रूफ पहले ही से होना चाहिए था, आप अचानक क्यों? यानी कहीं ना कहीं उनके पास नागरिकता है नहीं, उनके पास प्रूफ ऑफ रेसिडेंस नहीं है, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रश्न स्वाभाविक तौर पे उठेगा। तो इसीलिए अगर इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग ये काम कर रही है, तो हमें उनको ये काम करने देना चाहिए। संविधान के तहत वो काम कर रहे हैं, और इसी में किसी को ये सोचना कि नहीं हमारे मतदाता ही इससे इफेक्ट होंगे, ये गलत सोच है, ये विकृत सोच है। तो ये जो बहिष्कार करेंगे चुनाव का, तो थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। देखिए, मुझे नहीं लगता है ये बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बहिष्कार करने का मतलब, एक तो उनमें एक मत नहीं है,
जो तथाकथित महागठबंधन है उनमें सभी पार्टी एक सोच वाले नहीं है। ये तेजस्वी यादव जी की बौखलाहट है, लेकिन उनके बौखलाहट से बहुत पार्टियां जो उनके गठबंधन में है वो उससे सहमत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी गलती करेंगे, क्योंकि ये जनता भी देख रही है। निर्वाचन आयोग को हमें उनको अपना काम करने देना चाहिए, राजनीतिक दलों को उनको अपना काम करने देना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। ये वोटर लिस्ट अभी जो बनेगा, ये 1 अगस्त के बाद ये सभी राजनीतिक दलों, इंडिविजुअल्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ये सारे वो वोटर लिस्ट उनके पास जाएगा, और उनको अगर कहीं आपत्ति हो तो वो उसमें ऑब्जेक्शन अपना दे सकते हैं। और ये प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगा। यानी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिविजुअल्स, एजेंसीज सच एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दे विल हैव एम्पल टाइम, पर्याप्त समय मिलेगा अपनी आपत्ति दर्ज कराने का। और वो अगर निर्वाचन आयोग को कन्विंस करते हैं कहीं पे गलती है तो वो त्रुटि सही होगी। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, किसी भी राजनीतिक दल को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर आपको आपत्ति है तो आप जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत उसमें आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, और उसमें अगर उनकी बात सही मानी गई तो उसमें वो त्रुटि जो है उसको सही किया जाएगा। तो ये तो चेक्स एंड बैलेंसेस निहित हैं, बने हुए हैं, उसमें इनबिल्ट हैं। इसको अगर कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाता है तो वो न सिर्फ एक संवैधानिक संस्था पे उंगली उठा रही है, उसके कार्य प्रणाली पे उंगली उठा रही है, बल्कि जनता के साथ वो बेवफाई कर रही है, उनके साथ उनको गुमराह करने का काम कर रही है। विषय थोड़ा सा बदलते हैं सर। कल तो देखा था किस तरीके से पटना की गलियों पे प्रशांत किशोर बिल्कुल हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे। आपको लगता है इस चुनाव में एक बड़े फैक्टर के रूप में प्रशांत किशोर उभर गए हैं? अब ये तो है साफ कि 3 साल से जिस हिसाब से वो पद यात्रा कर रहे थे, पीपल टू पीपल कनेक्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एंड ही हैज बीन रेजिंग इश्यूज जो लोगों के साथ उनका कनेक्ट सीधा स्थापित कर रहा है। तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप प्रशांत किशोर को? देखिए, मैं बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता हूँ। प्रशांत किशोर ही हैज एवरी राइट, उनको पूरा अधिकार है पूरे बिहार का भ्रमण करें उनको, एंड माय विशेस, बेस्ट विशेस आर विद हिम। लेकिन एक राजनीतिक दल खड़ा करना और अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बनाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और कई लोगों के मन में कि जैसे आई वुड लेफ्ट टू मी, आई वुड बी कीन ऑन नोइंग कि व्हाट डज प्रशांत किशोर स्टैंड फॉर, आइडियोलॉजिकली वेयर डज ही स्टैंड। मतलब उनका वो राष्ट्रवादी विचार है, इज ही अ लेफ्टिस्ट, वो वामपंथी विचार से समाजवादी हैं, सेंट्रिस्ट हैं। मुझे मुद्दों पे उनके क्या स्टैंड है मुझे नहीं मालूम। सो पीपल वुड लाइक टू नो कि वो अब जैसे वो इश्यूज फ्लैग कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान क्या हो। जैसे माइग्रेशन वो रोकेंगे, माइग्रेशन तो हर राजनीतिक दल वो तो रोकना चाहेगी। आप जानते हैं कि बिहार में 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने लागू कराया था। और उसके चलते बिहार में बिहार झारखंड में जितने उद्योग थे वो सारे उससे अफेक्ट हुए थे, एंड दे वर अफेक्टेड वेरी एडवर्सली। उद्योग बंद होने शुरू हो गए। उसके बाद पार्टीशन हुआ बिहार का। आप जानते हैं कि बिहार में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। लैंड स्कार्स है, तो लैंड का पूल बनाना, ये सब काम, पहले तो चैलेंजेस थे लॉ एंड ऑर्डर की, चैलेंज था कि लैंड पूल हम जमाएं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठीक हो, 24 क्वालिटी पावर सप्लाई इनको मिले। उद्योगपति आप तभी आएगा बिहार में जब उनको ये बेसिक कंडीशंस आप उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वो बिहार ने, और मुझे बहुत खुशी होती है कि एनडीए के सरकार ने ये इतने वर्षों में वो जो बेसिक कंडीशंस हैं फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट टू बी ल्यूर्ड इनटू कमिंग इनटू बिहार एंड सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, वो हो गए हैं। और अब बहुत वक्त ले लिया। हाँ, लेकिन वक्त ले लिया, लेकिन उसमें आप जानते हैं कि बिहार की स्थिति कितनी खराब थी, और उसको ठीक करने में कोई भी राज्य को, प्रदेश को हालात ठीक करने में समय लगता है। एंड एज आई सेड, आप ये चीज तो आप इसको कैसे दुरुस्त कीजिएगा कि बिहार में पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम इन द सेंस की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉर्थ बिहार में इज अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। लैंड इज स्कार्स, लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा बिहार में है।
तो लैंड का पूल आप बनाइएगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आप इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिहार में अगर निवेश करना चाहे उसको नहीं देंगे तो वो क्यों आएगा? तो आपको क्या तो लग वो रहा है? बेसिक कंडीशंस अब हो गए हैं और अब वो आना हमारे जो माननीय उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी ने 2 इन्वेस्टर समिट कराए और दोनों में बहुत अच्छी तादाद में, आई डोंट हैव द फिगर्स बट यू वांट आई कैन प्रोवाइड द फिगर्स आल्सो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए और उसमें कई हैं जिन पे काम शुरू हो गया है और कई हैं जिनका लॉजिकल कल्मिनेशन पे वो पहुंच भी गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग और अगर इंडस्ट्री सेटअप होते हैं तो स्वाभाविक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और हमारे माइग्रेशन पर अंकुश लगेगा। तो देखिए माइग्रेशन में 2 फैक्टर्स होते हैं, पुश सोशियोलॉजी की अगर बात करें कि देयर आर पुश फैक्टर्स एंड देयर आर पुल फैक्टर्स। So we are trying to address these factors and I'm sure in the coming months and the coming years we would be able to address these problems and once you देखिए 2-3 चीज, एक इंडस्ट्रीज यहाँ शुरू हो जाएं, शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो रही है, उसमें जो माननीय मंत्री हैं सुनील कुमार जी उसमें लगे हुए लगातार, तो ये सब चीजें बुनियादी चीजें अगर ठीक हो जाती हैं तो कोई भी निवेशक क्यों बिहार में ना आए, ये जो हमारे मन में प्रश्न होता है वो उसका समाधान हो जाएगा और निवेशक आने लगेंगे बिहार में। तो आप किस रूप में देख रहे हैं प्रशांत किशोर को? क्या वो वोट कटुआ के रूप में ही रह जाएंगे? देखिए, और अगर वोट कटुआ होंगे तो फिर किस? देखिए अभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और उनमें 2 जगह, एक जगह 37,000 वोट बेलागंज में उनको मिले, एक जगह लगभग 16-17 हजार मिले, बाकी जगह तो बहुत ही नगण्य उनको वोट मिले बाकी 2 विधानसभा क्षेत्रों में। उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि देखिए यहाँ पे जो मतदाता है, आप देखिएगा कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वोटर्स। देयर आर वोटर्स हु वांट टू वोट फॉर द एनडीए बिकॉज दे हैव सीन, ट्राइड, टेस्टेड द एनडीए, तो उनका विश्वास है उस पे एंड एक वर्ग है जो महागठबंधन को वोट देता है। तो बिहार का जो सोसाइटी है बड़ा वो डिवाइडेड है, उसमें अगर आप अनडिसाइडेड वोटर्स करेंगे तो उसमें बहुत कम होंगे, कम तादाद होगी उनकी, और अनडिसाइडेड वोटर्स वो जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है विच वे द विंड इज ब्लोइंग वो देखते हैं और उसके बाद अपना निर्णय वो बनाते हैं। You are not able to foresee at this stage कि अगर what I foresee is that the NTA has a clear edge, so I don't foresee any room for a third player. The NDA has got an edge because the present government is more or less being run by a tired chief minister or retired officials. This is the allegation जो कि opposition लगातार आप पर लगा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि एक फटीग फैक्टर भी नीतीश कुमार के खिलाफ डेवलप हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी डेवलप हो रहा है, हाल में गिरती हुई कानून व्यवस्था, इन सब को लेकर के there is possibly a wind which is going against the NDA? देखिए एक कंसेप्ट होता है वोटर फटीग का, आप यू आर राइट, बट देन वोटर ये भी देखता है कि हमारे लिए किस सरकार ने कितना काम किया। वोटर फटीग एक हद तक वो इफेक्ट करता है वोटर रिफ्लेक्सेस को, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जनता ये भी देख रही है कि कौन हमारे जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उनको हटाने में किस सरकार की कैसी भूमिका रही है। अगर वो पैरामीटर देखिए, एनडीए टू अ लार्ज एक्सटेंट हैज बीन, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी मेरे एक मित्र हैं जो कि दूसरे राज्य से आए थे, वो आए और उन्होंने कहा, वो ही स्टेज इन मुंबई एंड ही हैड कम टू बिहार आफ्टर लॉन्ग टाइम, और वो गए छपरा के रहने वाले थे और अपने गांव गए और उन्होंने कहा कि देवेश मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे गांव, मेरे घर तक सड़क चली गई और मैं एकदम 1.5 घंटे में लगभग मैं पहुंच गया था अपने घर गांव, और अपने गांव में जो मेरा घर है वहां मेरे दरवाजे तक सड़क बहुत अच्छी बन गई। तो ये सब कोई देख रहे हैं। आपके कोई भी मित्र शिव पूजन जी अगर पटना आते होंगे, पटना इज अ मच बेटर प्लेस टू स्टे नाउ। थिंग्स आर चेंजिंग। सड़कों का जाल पूरे बिहार में, पावर सप्लाई इज मच बेटर। आज पहले 2005 के पहले अगर 5-10 घंटे बिजली रहती थी, तो आज आप कहीं भी चले जाएं बिहार में 20 घंटे से ज्यादा बिजली तो हर जगह रहती है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन लगातार, लेकिन वो जो कई सारे उस समय अपहरण बहुत होते थे उद्योगपतियों के, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, वो अब आप भी मानेंगे कि ये सब अब नहीं हो रहा है। घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम लगातार लगे हुए हैं कि कैसे इनको नियंत्रित करें, और अगर जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम कैसे धीरे धीरे उनको कंट्रोल में लाएं, नियंत्रित करें, ये लगातार प्रयास। तो जनता का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, एंड अगर वो बिल्ड हो रहा है तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई दे वुड नॉट वोट फॉर अस इन द कमिंग इलेक्शन। ऐसा नहीं लगता है आपको कि ठीक है, बार बार नीतीश कुमार जैसे इस तमाम मंच पे जाके कहते हैं, याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि याद है 2005 के पहले क्या था, तो एक तरीके से वोटर्स को डर दिखाने की कोशिश करते हैं कि द स्टेट विल लैप्स बैक इनटू लॉलेसनेस। एक ये बात। दूसरा है कि भाई अर्लियर इट वाज ईदर द एनडीए या महागठबंधन, लोगों के पास चॉइस नहीं था, अब एक चॉइस, एक विकल्प भी लोगों के पास मिल रहा है। यू थिंक कि ये सारे जो भी इवॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, ये इस इलेक्शन को बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा है? देखिए शिवभूषण जी, दो चीज मैं बोलूंगा। आप बोलते हैं कि हम वी आर हार्किंग बैक ऑन द प्री 2005 डेज। देखिए अंग्रेजी में एक बहुत फेमस किसी ने कहा है कि पीपल हु फॉरगेट हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। आप जानते हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोवर्ब। तो हम जनता को बार बार आगाह, देखिए कोई चीज आइसोलेशन में कोई चीज होती नहीं। हम कंपैरेटिव स्टडी तो जरूर करेंगे, हम आज किस हालात में हैं ये हम कैसे बताएंगे। एक तरीका होता है कि आप कंपैरेटिव स्टडी करें, प्री 2005 डेज एंड पोस्ट 2005 डेज। ये स्वाभाविक है, कोई भी करेगा। आप भी अगर इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, आप इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा इंडिया हैज फेयर्ड, ये कंपैरेटिव होता है, एनालिसिस होता है, विच इज नेचुरल। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट। तो दूसरा कि जो नई पीढ़ी है उनको ये दिखाना, उनको ये जताना बहुत आवश्यक होता है कि भाई पहले क्या हालात थे, और उनको ये भी हम आगाह कर दें कि भाई वो गलती हम ना करें जो 2005 से पहले हम लोग करते थे। तो ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा कि आप अगर इलेक्शन कमीशन का डेटा आप देखेंगे तो मतलब एक दो चुनाव को छोड़ दिए तो हमेशा ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट भी रहा। पिछले बार भी आई मे रिमाइंड यू कि चिराग पासवान जी अलग लड़े थे, ठीक है ना। उस समय भी वो 2014 लोकसभा इलेक्शंस, wasn't it a triangular contest? It was. तो हमेशा से 3 players more or less रहे हैं। तो इस बार भी है, बट जनता अपना मत इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वो अपना मत को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू वेस्ट द वोट्स। एक अंतिम सवाल ले लूं आपसे। अंतिम सवाल ये है कि क्या ये निर्धारित है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश सिंह रहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, एज आवर होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी हैज सेड कि वी विल कंटेस्ट द इलेक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ नीतीश जी। पोस्ट इलेक्शन जो भी होता है सभी पार्टियां बैठ के उसका निर्णय करेंगी, उसमें उस पे जो भी होगा आम सहमति से भी होगा, जो भी निर्णय होगा। और आई एम नॉट इन दैट पोजीशन टू से कि भाई उस समय क्या होगा। आई एम नॉट पर्सन हु कैन डेल्व इनटू द फ्यूचर। चलिए दिवेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इस चर्चा में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।